नमस्कार। फिर चुनाव आ गए। डेट्स आ गई चुनाव की। गहमा गहमी शुरू हो गई, आचार संहिता लागू हो गई और सारी कवायद आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, इसी बीच कोविड का भी असर है। आप देख रहे हैं कि 1.5 लाख के आसपास केसेस आने लगे दिल्ली मुंबई में, तो बुरा हाल है। बाकी जगहों पे भी अगर टेस्ट ढंग से कराया जाए तो मुझे लगता है जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की खबरें चारों तरफ से आ रही हैं, मुझे लगता है कि कोविड का असर सेकेंड वेव से कम इस बार नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल है कि बहुत सारे लोगों ने टीका लगवा लिया है तो शायद असर उनको कम हो। जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो लगवा लें, लेकिन असल मुद्दा ये कि फिर चुनाव आ गया। और अब चुनाव आ गया है तो किया क्या जाए। अच्छा, चुनाव है क्या? कई बार होता क्या है ना कि जो चीजें हमें मिल जाती हैं बड़ी आसानी से, हमें लगता है कि इसमें तो कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ी होगी। जैसे अगर आप अपने एक पीढ़ी दो पीढ़ी पीछे जाएं तो पता चलेगा कि शिक्षा हासिल करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है। मैं अपने पिता की बात करूं तो हमने सुने हैं वो किस्से अपने दादा से कि कैसे कई कई किलोमीटर पैदल चल के वो जाते थे, कैसे एक छोटे से कस्बे में किराए का घर लेके, और किराए का घर भी क्या था, एक पुल बन रहा था, उस पुल के नीचे जो जगह होती है वो जगह किराए पे लेके मेरे पापा और बड़े चाचा ने पढ़ाई की थी। फिर गोरखपुर में रहते हुए किस तरह से अपनी स्कॉलरशिप से पढ़ाई की थी। लेकिन हम लोगों के लिए वो बड़ी आसान सी चीज थी। हम लोग जब पैदा हुए तो पिताजी की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, तो हमें कभी लगा ही नहीं कि शिक्षा हासिल करने के लिए अलग से कोई मेहनत करनी पड़ती है। शिक्षा हासिल करने के दौरान जो पढ़ाई करनी पड़ती है उसके अलावा। ऐसे ही वोटिंग राइट जो है, वोट देने का जो अधिकार है, कई बार हमें लगता है कि ये तो यूं ही मिल गया। लेकिन जब आप दुनिया का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो मालूम होता है कि सामंतवाद से लोकतंत्र तक आने में कितने संघर्ष हुए हैं। पुराने राजाओं महाराजाओं को, निजामों सुल्तानों बादशाहों ने कितनी कोशिश की है कि जनता को यह अधिकार न मिल पाए। कश्मीर पर मेरा अध्ययन है। कश्मीर में अगर आप पूरा संघर्ष पढ़ेंगे, और कश्मीर का संघर्ष अकेला नहीं है, वो संघर्ष उस समय लगभग पूरे देश की हर रियासत में हो रहा था कि एक प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र पाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। औरतों की लड़ाई अगर आप देखें तो आपके समझ में आएगा कि हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, यूरोप और अमेरिका के वो देश जो खुद को कहते हैं कि बहुत डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वगैरह वगैरह, वहां भी औरतों को अपने वोट की राइट के लिए, मतदान के अपने अधिकार के लिए एक लंबा आंदोलन चलाना पड़ा। सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। कितनी महिलाओं ने अपनी जान दी, कितना लंबा लंबा संघर्ष चला, तब जाके महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल सका। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जब वोटिंग राइट आए भी, लोकतंत्र में वोटिंग राइट आए, लोकतंत्र और सामंतवाद में फर्क क्या है। सामंतवाद में जनता का कोई रोल नहीं होता था शासक को चुनने में। या तो राजा का बेटा राजा होता था, और या फिर जो राजा को युद्ध में हरा दे वो राजा होता था। अब चाहे वो कितना भी अच्छा हो या कितना भी क्रूर हो, अत्याचारी हो, जनता उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। इसी के बरक्स जब लोकतंत्र का सिस्टम आता है तो वो ये कहता है कि नहीं, जनता अपना शासक खुद चुनेगी। यानी शासक जो होगा वो कोई राजा महाराजा बादशाह नहीं होगा, वो जनता का प्रतिनिधि होगा। लेकिन किस जनता का प्रतिनिधि होगा ये तय करने में बहुत वक्त लगा। लंबे समय तक आप देखते हैं कि वोटिंग राइट उनको नहीं मिलता था जिनके पास जमीन नहीं होती थी। एक निश्चित आय से कम जिनकी आय होती थी, कुलीनों के हाथ में, एलिट्स के हाथ में वोटिंग राइट्स था। मतलब कुल मिला जुला के ये कि एक व्यक्ति एक वोट का जो ये सिद्धांत और हक हमें मिला है, अगर इसके इतिहास में आप जाएंगे तो 1932 में जो कराची कांग्रेस हुई थी, उसमें जो नेहरू प्रपोजल आया था, जो प्रपोजल पूरा का पूरा बन के कांग्रेस की तरफ से आया था, और जिसके आधार पर हमारे संविधान की नींव रखी गई और संविधान हमारा बना, जिसमें हर व्यक्ति को मताधिकार का हक दिया गया, हर व्यक्ति को मताधिकार दिया गया। उससे क्या साबित होता है? उससे यह साबित हुआ कि हमारे देश में हर नागरिक के अधिकार समान है, हर नागरिक का महत्व समान है, हर नागरिक का सम्मान समान है। इसीलिए हर आदमी के वोट की कीमत एक ही होती है। चाहे टाटा वोट दे रहे हो, चाहे बिरला वोट दे रहे हो, चाहे मैं वोट दे रहा हूं, चाहे आप वोट दे रहे हो, या खेतों में काम करने वाला, फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर वोट दे रहा हो, कोई महिला वोट दे रही हो, कोई दलित वोट दे रहा हो, आदिवासी वोट दे रहा हो, सबके वोट की कीमत एक ही होती है।
तो आइडियली तो ये होना चाहिए था, आदर्श रूप में तो ये होना चाहिए था कि इस व्यवस्था में जनता के सही प्रतिनिधि चुने जाते। लेकिन चुनाव कैसे होते हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कैसे होते हैं चुनाव? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, और खास तौर पे 90 के दशक के बाद जिन लोगों ने आंखें खोली हैं और दुनिया को देखा है, उन्होंने तो भारतीय लोकतंत्र में शायद यही देखा होगा कि धर्म के आधार पर जो गोलबंदी होती है, सांप्रदायिकता के आधार पर जो गोलबंदी होती है, वही वोटिंग का मुख्य आधार होता है। आप देखिए, वोटिंग के डेट्स आए, रिजल्ट के डेट्स आए, और यूपी से क्या नारा लगा कि आ रहे हैं भगवाधारी। अब ये भगवाधारी, याद कीजिए प्रधानमंत्री का वक्तव्य, कपड़ों से पहचान लेना, भगवाधारी का अर्थ क्या हुआ? अब कुछ तो प्रतिबंध अभी बचे हुए हैं। आप, चुनाव आचार संहिता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदू आ रहे हैं, लेकिन जब आप भगवाधारी कह रहे हैं तो बहुत सीधे आप हिंदुओं के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर भरोसा कर रहे हैं। और ऐसा आज से नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हो गया है। आप चुनाव का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लंबे समय का, कोई भी पार्टी हो सकता है वामपंथी पार्टियां इससे थोड़ी बची हों, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर जो पार्टियां होती हैं, जब तय करती हैं कि टिकट किसको देना है, तो क्या देखती हैं कि वहां किस जाति का बाहुल्य है, किस धर्म का बाहुल्य है, उसी हिसाब से टिकट मिलता है। उसमें भी महिलाओं को तो किनारे कर ही दिया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का कितना कम रिप्रेजेंटेशन है चुनाव में। और फिर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर टिकट दिया जाता है, उसी आधार पर ध्रुवीकरण होता है। मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हॉस्टल में हम लोग रहते थे। आप लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में भी जो चुनाव होते हैं, होते रहे हैं बेसिकली, वो विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते थे। तो उन चुनाव में मैं और मेरे मित्र बाबू आलोक सिंह, हम दोनों लोग बैठे गप्पे मार मार रहे थे, और हम दोनों बदनाम थे कि जाति वगैरह के आधार पर हमसे वोट नहीं मांगा जा सकता है। हम लोग मजाक उड़ाया करते थे, वो ठाकुरों का कभी मजाक उड़ाते थे, मैं कभी जो ब्राह्मण नाटक करते थे उनका मजाक उड़ाता था। तो ये सारा कुछ हम लोगों का चलता रहता था। सीनियर हो गए थे तो कोई कुछ बोल नहीं पाता था। तो हमारे दरवाजे के बाहर एक साहब वोट मांगने के लिए आए, और फुसफुसाहट सुनाई दी कि उनको एक सीनियर कह रहे हैं कि देखा, जनेऊ वनेऊ मत ढूंढने लगी है, मतलब जनेऊ वगैरह मत ढूंढने लगना। उस समय होता क्या था कि लोग गले मिलते थे और धीरे से बनियान में या शर्ट में हाथ डाल के जनेऊ पकड़ के कसम दिलाते थे। तो उनसे कहा गया कि जनेऊ वगैरह मत ढूंढने लगिएगा, जाति वाति की बात मत कीजिएगा, चुपचाप प्रणाम कीजिएगा, आशीर्वाद लेके चल चल दीजिएगा। जाहिर तौर पर हम उस समय रिसर्च कर रहे थे, तो हमारे जूनियर्स थे, तो वो लोग आए, ये सारा कुछ किया, आशीर्वाद दिए और चले गए। तो ये चीज उस समय से ही शुरू हो जाती थी कि जाति के आधार पर वोट मांगना है। और इसके लिए देखिए, कहा जाता है कि दलितों ने जातिवाद किया, पिछड़ों ने नहीं। शुरुआत तो जातिवाद की अपर कास्ट के लोगों ने। दलितों और पिछड़ों के साथ तो यह है कि वंचित वर्ग था, जिसको हम जानते हैं कि एक जमाने में जिसका वोट ही नहीं पड़ने दिया जाता था। इतनी गुंडागर्दी गांव में होती थी कि पूरा का पूरा जो दलित टोला होता था उसके फर्जी वोट पड़ जाया करते थे। तो ये होना ही था कि वो जाति के नाम पर गोलबंद होते। देखिए, वंचित वर्ग जब जाति के नाम पर या अपनी पहचान के नाम पर, महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़े जब गोलबंद होते हैं, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हालांकि ये इतना सीधा मामला भी नहीं है। कम से कम यूपी की पॉलिटिक्स में आपने देखा है कि दलितों की एक बार गोलबंदी हुई मायावती जी के साथ, लेकिन उसके बाद उसमें से भी बहुत सारा हो गया। अति दलित दलित की बात हो गई, उसमें भी दलितों के बीच एक जाति का वर्चस्व है, इस तरह की बात होने लगी। यही पिछड़ा राजनीति में हुई, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि कम से कम पिछले चुनाव में तो दलित और पिछड़े वोट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार हो गया। यानी कहना मैं ये चाह रहा था कि चुनाव आ तो गए हैं, लेकिन हमारी आपकी भूमिका क्या होगी, वोट किसको दें? अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वोट किसको दें। और कम से कम मैं तो आपको नहीं बताने जाऊंगा कि किस व्यक्ति को या किस पार्टी को वोट दें, लेकिन कुछ चीजें दिमाग में जरूर रखें। पहली चीज तो ये दिमाग में रखें कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं चुन रहे हैं, एक संगठन भी चुन रहे हैं। और केवल एक संगठन नहीं चुन रहे हैं, एक व्यक्ति भी चुन रहे हैं।
जिस तरह के मामले पिछले दिनों में आए हैं, जिस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नतीजे आए हैं, चाहे वो सुल्ली डील बुल्ली बाई का मामला हो, चाहे लिंचिंग का मामला हो, चाहे बाकी सारी चीजों का मामला हो, आप देखिए कि जनता के जो जरूरी सवाल है वो पीछे छूट गए हैं, नंबर वन। और दूसरा, जिस बेसिक एडिफिस पे, जिस बेसिक आधार पर हमारा देश बना था, लोकतंत्र की बात करते हुए, अनेकता में एकता की बात करते हुए, सर्वधर्म संभाव की बात करते हुए, वो सारे के सारे मूल्य खतरे में पड़ गए हैं। तो ये तो मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग इन मूल्यों को खतरे में डाल रहे हैं, वो दरअसल देश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि अभी उनके नारे आपको, देखिए, आज सुबह मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि हिटलर के बारे में हम पढ़ा करते थे कि पीले बीमार चेहरे, यानी क्या, बेरोजगार लड़के जिनके पास करने को काम नहीं है, प्रतिभा नहीं है, जो जिनकी प्रतिभा को जगह नहीं मिल रही है, जिनके पास कोई सपना नहीं जिंदगी का है, उनके अंदर नस्ल का, यूरोपियन नस्ल का, आर्य नस्ल का एक गर्व भरा हिटलर ने, और उनको यहूदियों के हत्यारों में तब्दील कर दिया। ये सुल्ली और बुल्ली बाई ऐप के मामले में जो लड़के फंसे, इनको आप देखिए, चेहरे पे कोई भाव नहीं, निस्तेज हैं, आंखें सूनी हैं, शरीर ऐसा लगता है कुपोषित है, देख के लगता है कि रोज के 12 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ये अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, बाहर की दुनिया नहीं देखते हैं, खेलते नहीं है, खुली हवा में सांस नहीं लेते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। और ये एक ऐसे जानवर में तब्दील हो गए हैं जिनकी सारी भावनाओं को काबू पाके उनके अंदर धर्म और जाति का अहंकार भर दिया गया। ये किसी धर्म के रक्षक नहीं हो सकते हैं, ये किसी के रक्षक नहीं हो सकते हैं, ये अपने भी रक्षक नहीं हो सकते हैं, ये अंततः सब नष्ट करेंगे, ये भस्मासुर है, ये खुद को भी नष्ट करेंगे। आप देखिए, कुछ भी लिखो ट्विटर पे, नीचे आके लोग कांग्रेसी गाली देना, ये वो। अरे भाई, जो लिख रहा हूं मैं, उसके खिलाफ कोई तर्क दे सको तो दो। ये तो पागलपन है कि हर चीज को आप सिर्फ ऐसे देखो कि इस पार्टी के समर्थन में है या उस पार्टी के समर्थन में है। ये असली ध्रुवीकरण है, ये पागलपन है। अक्सर कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल्स को, पढ़े लिखे लोगों को चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। कैसे ले ले भाई चुनाव में हिस्सा? कल बढ़ा दी गई है लिमिट खर्च की, यानी एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको 51 लाख रुपए चाहिए, और 1 करोड़ से थोड़ा कम चाहिए आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। बताइए, कौन सा इंटेलेक्चुअल 1 करोड़ रुपए खर्च कर लेगा? कहां से आएगा 1 करोड़ रुपया? और आप जानते हैं कि 1 करोड़ तो कहने की बात है, पता नहीं कितना इसके अलावा खर्च होता है। दूसरी बात, मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अपने क्षेत्र में जाके कहूं कि भैया मैं जाति वगैरह नहीं मानता, तो ब्राह्मणों का वोट तो मुझे पहले ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं बोलता रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ बोलता रहा हूं, वहां भी बोलूंगा। दलितों का वोट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मैं दलित नहीं हूं। अल्पसंख्यकों का वोट भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अल्पसंख्यक नहीं हूं, वो अपना प्रतिनिधि चाहेंगे और मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। उसके इसके अलावा कौन सी पार्टी हमें ले लेगी भाई? हम तो जरूरत पड़ने पे किसी की भी आलोचना करेंगे, किसी की भी गलत नीति की आलोचना करेंगे, तो कौन सी पार्टी अपने साथ रखना चाहेगी? कोई नहीं। हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा, हमसे चुनाव के चक्कर में लोगों के पैर नहीं छुए जाएंगे, झूठे वादे नहीं किए जाएंगे, हमसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप मुझे वोट दीजिए, 6 महीने में शहर को हम बदल के रख देंगे, जबकि हम जानते हैं कि शहर की प्लानिंग का जो पूरा का पूरा मामला है उसमें ही गड़बड़ी है। हम शराब और या वगैरह वगैरह भी चुपचाप नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि हम नागरिक हैं इस देश के और इस देश का कानून मानते हैं। कौन वोट देगा हमें? कहां से जीतेंगे? सवाल ही नहीं उठता। हम सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते। और ये हमारी कमी नहीं है, माफ कीजिए, यह हमारी कमी नहीं है। जहां से मैंने बात शुरू की थी कि लोकतंत्र को जिस तरह से बना दिया गया है, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जिस तरह से झुंड का सिद्धांत और भीड़ का सिद्धांत बना दिया गया है, उसमें सच के लिए जगह बहुत कम रह गई है। इसीलिए किसी नेता के बारे में कहते हैं कि आदमी अच्छा है लेकिन नेता अच्छा नहीं है। यानी हम मान लेते हैं कि अच्छा नेता होने के लिए बुरा आदमी होना बहुत जरूरी है। जब यहां कहा जाता है भाषण बहुत अच्छे देता है,
तो इसका अर्थ ये होता है कि बहुत लक्ष्यदार बातें करता है। 90% झूठ में 10% सच मिलाता है और लोगों को मूर्ख बना देता है। लोग पागलों की तरह उसके पीछे चल देते हैं। इसलिए चुनाव आ गए हैं, फिर से दोहराता हूं, और चुनाव आ गए हैं तो एक बार फिर आप सबके सामने सोचने का मामला है कि क्या लोकतंत्र को ऐसे ही अगर हम भीड़ तंत्र में बदलने दें, अगर लोकतंत्र में पैसे, जाति, धर्म, इन सब के खेल को इतना महत्वपूर्ण होते जाने दें हम, तो अंततः ये लोकतंत्र कहां पहुंचेगा? और क्या ये वाकई उस सामंतवाद से बेहतर रह पाएगा? क्या वाकई हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं? क्या वाकई हम ऐसे लोगों को सत्ता में भेज रहे हैं जो जिले या कस्बे या प्रदेश या देश का भविष्य संवारने की बात करेंगे? या फिर एक बिजनेस में सारा कुछ तब्दील हो गया है, जिसमें जो खूब सारे पैसे लगाएगा उसे वोट मिलेगा, जो खूब सारा झूठ बोलेगा, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा करेगा, लोगों को ध्रुवीकृत करेगा, प्रेम नहीं नफरत के आधार पर लोगों को ध्रुवीकृत करेगा, वो चुनाव जीतेगा। और चुनाव जीतने के बाद एक तरफ अपनी घृणा का प्रपंच चलाता रहेगा और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार अपने पूरे जोर से चलता रहे। ये ऐसे सवाल नहीं है जो हमसे, आपसे और इसी चुनाव में हल हो जाएंगे। और मैं कह भी रहा हूं कि मेरे पास कोई ऐसा उत्तेजक विषय नहीं है जिससे वीडियो वायरल हो जाए और लाखों लोग देखें। लेकिन जितने भी थोड़े से 200-500 हजार लोग देखते हैं मेरा वीडियो, उनसे मेरी ये अपील जरूर है कि एक बार ठहरें, रुके, सोचें कि इस तरह के चुनाव, इस तरह के ध्रुवीकरण के अभियानों, इस तरह नफरत के आधार पर लोगों को जोड़े जाने के खेलों का अंत कहां है? हमारे लोकतंत्र का भविष्य क्या है? हम किधर जा रहे हैं? सोचिए इन सवालों पर। हम लगातार बात करेंगे। इतिहास का वीडियो कल आएगा, लेकिन बीच बीच में इस तरह के वीडियो, जिनको मैं अनब्रेकिंग व्यूज कह रहा हूं, जो मेरे विचार हैं, ये आते रहेंगे। जितने भी लोग देखें, जैसे भी देखें, मुझे उम्मीद है कि जो लोग देखते हैं उनको कुछ ना कुछ यहां से हासिल जरूर हो रहा होगा। तो उन्हीं लोगों से अपील कर सकता हूं कि इन वीडियोस के प्रचार प्रसार के लिए जो भी कर सकते हैं करें। जैसा भी उनका मन करे, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, जो उनका मन करे वो करें। ये जितना मेरा है उतना ही आप लोगों का भी है। धन्यवाद।